हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 29 का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। इससे पहले हम लोगों ने जो विजन के फुल टेस्ट आते हैं जीएस के, उनमें हमने 24 से स्टार्ट है, 24, 25, 26, 27, 28 तक हमने सोल्व कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ऐसा कीजिए कि मैंने टेलीग्राम लिंक दे दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत ही ईजिली जो है पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, जिससे आप उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है उसको। क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल में अगर डिस्कशन यहाँ करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा हमारा, तो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट हो जाएगा इसमें। और मैं इतना टाइम आप लोगों का वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो है आप लोगों के लिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट होता है तो टाइम इज़ मनी है, टाइम इज़ गोल्ड, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए वहाँ से तो आप टैकल करके ले जाएं उसको। तो चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि यह सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में से मूल्यह्रास का मान घटाने से प्राप्त होता है। सेकेंड है कि यह समान जीडीपी वाली दो अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उपभोग मूल्य वाली अर्थव्यवस्थाओं का एनडीपी उच्चतर होता है। तो ये गलत है, उच्चतर नहीं होता है, क्योंकि निम्न हो जाता है। जब मूल्य ह्रास घटाएंगे तो सबसे, अगर डबल उसमें ज़्यादा यूज हो रहा है कि पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उपयोग हो रहा है, तो पूंजीगत जो ह्रास होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, तो उच्च कैसे होगा, तब तो निम्न हो जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड गलत हो गया, फर्स्ट हमारा सही है। क्योंकि जो हमारा जीडीपी जो एनडीपी में निकाला जाता है, एनडीपी बराबर जीडीपी होता है, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक है, जितना वो ह्रास होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो गया। इसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि जातक जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो फर्स्ट है कि सूत्रपटक का, बी है मिलिंद पहुँच, सी है अभिधम्म का, और डी है दीपवंश का। तो ए ऑप्शन सही है, जो ये सूत्रपटक की बात करता है, जो जातक कथाएं हैं गौतम बुद्ध की, ठीक है, इन्हीं के बारे में उसमें वर्णन किया गया है, और ये पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है, जातक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग के कारण है। तो फर्स्ट है अत्यधिक उच्च ज्वार, सेकेंड है कि महासागरों का गर्म होना, थर्ड है कि उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे प्रदूषकों के अंतर प्रवाह से, फोर्थ है मछलियों द्वारा भक्षण से। तो इसमें देखो हमारा ये सही है कि महासागरों में का गर्म होना और कीटनाशकों का प्रयोग और मछलियों द्वारा परभक्षण, ये तीनों हैं कोरल ब्लीचिंग के कारण। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, 2, 3, 4। लेकिन ये उच्चतर ज्वार के बारे में बात करता है, तो ये उसका मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि ज्वार तो 24 घंटे में केवल दो बार ही आते हैं, तो इतना ज़्यादा उनसे वो नहीं होता है। और ये तीनों हमारे इसके कोरल ब्लीचिंग के कारण है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, इसने पांड्य और चेरा साम्राज्यों को पूर्णतः अतिक्रमण करके राज चोल की विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाया था। सेकेंड है, इसने गंगई कोड चोल की उपाधि धारण की थी। थर्ड है कि इसने वाराणसी के निकट गंगा नदी के तट पर गंगई चोलपुरम नामक राजधानी का निर्माण किया था। तो ये थर्ड में गलत है, ये गंगा नदी पे नहीं, ये गोदावरी नदी के जो हमारी थी कावेरी नदी के बारे में भी आप बात करते हैं। कावेरी नदी के मुहाने पे जिसने जो है गंगई चोलपुरम नामक राजधानी का निर्माण किया था। तो फर्स्ट और सेकेंड तो हमारे सही हो गए, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया इसका, ठीक है। थर्ड गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथि और हार्मोन्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है कि पीयूष ग्रंथ, तो पीयूष प्रोजेस्टेरन, थायराइड है कैल्सिटोनिन, और अधिवक्र है एप्रिनेफ्रिन, और डी ऑप्शन है ऑक्सीटोक्सिन। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो देखो पीयूष ग्लैंड से तो ये तो ऑक्सीटोक्सिन निकलता है, ये हमारा गलत हो गया। और अंडाशय जो होता है ये प्रोजेस्टेरेसिन, ये मतलब जो फीमेल हार्मोन्स होता है उसके बारे में बात करता है, ठीक है, फीमेल हार्मोन जो होता है उसके बारे में बात करता है। तो हमारा ये सही हो गया, सेकेंड और थर्ड जो है हमारा सही हो गया इसमें। तो सेकेंड, थर्ड, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, और ये दोनों गलत हो गए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, ब्रेथ एनालाइजर निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब ब्रेथ एनालाइजर से मतलब कौन से विकिरण का यूज होता है। कि फर्स्ट है कि रेडियो तरंगे, बी है कि एक्सरे किरणें, सी है अवरक्त किरणें, डी पराबैंगनी किरणें। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जो अवरक्त किरणें हैं यही ब्रेथ
एनालाइजर में यूज़ की जाती हैं, क्योंकि ब्रेथ एनालाइजर मतलब श्वास परीक्षण जो किया जाता है उसके बारे में बात करता है, और ये एथिल अल्कोहल की उपस्थिति और उसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नागपुर के निकट एक स्थल पर हुई खुदाई में तृतीय शताब्दी ईस्वी के मध्य शासन करने वाले वाकाटक के संबंध में नवीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस संदर्भ में वाकाटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है कि इसका गुजरात में मालवा से लेकर दक्षिण तुंगभद्रा तक केंद्रीय दक्कन के क्षेत्र पर शासन था। यह या एकमात्र राजवंश था जिसे महिला शासक द्वारा स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन है कि ऐसी मान्यता है कि इस राजवंश के शासक शैव थे, मतलब शैव धर्म को मानते थे। डी ऑप्शन है इस राजवंश द्वारा अपने समकालीन गुप्त वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ये तो हमारा देखो, इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है ये बी ऑप्शन ये गलत है, क्योंकि महिला शासक द्वारा स्थापना नहीं की गई थी इसकी। इसमें जो एक थे हमारे बिंद शक्ति, ठीक है, एक बिंद शक्ति सामंत थे, ब्राह्मण सामंत थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन गलत हो गया, लेकिन ये हमारा सही है कि ये गुप्त वंश के शासन के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, क्योंकि जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती रानी गुप्त, ये जो है वाकाटक शासक थे, रुद्रसेन के साथ इनकी शादी हुई थी। ठीक है, इनके वैवाहिक संबंध हुआ था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, और ये सारे सही हैं हमारे, बी वाला गलत हो गया केवल। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेपी घास भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है, ये बताना है। फर्स्ट है ये महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। सेकेंड है वर्ष पर्यांत वर्षा के साथ उच्च तापमान इसकी विशेषता है। तो ये उच्च तापमान यहाँ नहीं पाया जाता, यहाँ तो मतलब कम तापमान, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जो स्टेपी होते हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट सही है, ये महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट सही हो गया इसमें। नेक्स्ट है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारत में एक ब्लाइंड महाशीर मछली की खोज की है, और इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ब्लाइंड महाशीर मछली के सही संदर्भ में सही है। तो फर्स्ट है कि यह भूमिगत मछली है। सेकंड है कि यह भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के लिए स्थानिक है। तो ये गलत है, ये भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के लिए स्थानिक नहीं है, क्योंकि इसका जो परिवास आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है हमको मेघालय की ये दुर्लभ प्रजाति है, जो मतलब इसका प्रवास वही मतलब इसका प्राकृतिक परिवास है, और ये धारा के विपरीत जो है ताजे पानी में वर्ष भर विचरण करती है। मतलब धारा के विपरीत, अगर धारा इस तरफ आ रही तो उस तरफ की तरफ ये चलती है, उसके विपरीत। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट इसमें सही हो गया। और अगर IUCN में इसकी जो कैटेगरी देखें तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सूचकांक नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो फर्स्ट है स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक। सेकंड है कि लॉजिस्टिक एज एंड क्रॉप डिफरेंशिएट स्टेट इंडेक्स, और थर्ड है कि भारत नवाचार सूचकांक। फोर्थ है समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। तो देखो ये जो हमारा लॉजिस्टिक इज इनक्राफ्ट डिफरेंट स्टेट की बात, जो इंडेक्स की बात करता है, ये हमारा जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय जो है इसको लॉन्च करता है। लेकिन ये स्कूली शिक्षा गुणवत्ता, भारत में नवाचार और समग्र जल सूचकांक ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। तो हमारे हो गए इसमें 1, 3, 4 सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में प्राय सुर्खियों में रहने वाला वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के किस संगठन के साथ की संयुक्त पहल है। तो फर्स्ट है कि यूनेस्को, सेकेंड है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, थर्ड है विश्व आर्थिक मंच, और डी है यूनिसेफ। तो इसका बी ऑप्शन सही है, ये मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ मिलकर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है इसने, वर्ल्ड एडेप्टेशन साइंस प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि 62 क्वेश्चन नंबर हमारा, इसमें रेड प्लस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन करने के लिए वनों के कार्बन प्रच्छादन क्षमता का उपयोग करने के लिए UNCD की एक वैश्विक पहल है। सेकेंड है कि भारत की राष्ट्रीय रेड प्लस रणनीति का उद्देश्य पेरिस समझौते के अनुरूप रेड प्लस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है। तो देखो ये फर्स्ट वाला, इसमें ये UNCD के बारे में जो कहा गया है तो ये गलत है, क्योंकि ये UNFCCC के बारे में बात करता है, कि मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। ये इसकी जो है वैश्विक पहल है। ठीक है, और ये सेकेंड हमारा सही है रेड प्लस रणनीति के बारे में, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया केवल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती रहती है, बाजार शक्तियाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है और इसलिए असमानता बढ़ती है, किंतु बाद में असमानता कम हो जाती है। तो फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन किसके बारे में ये बताया गया है कि फर्स्ट है कि
फिलिप वक्र, सेकेंड है लाफर वक्र, सी है कुजनेत्स वक्र और डी है लॉरेंज वक्र। तो ये सी ऑप्शन है जो कुजनेत्स वक्र है, इसके बारे में ये बात करता है, जो ये कहता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है बाजार शक्तियाँ जो है बढ़ती हैं और असमानता भी बढ़ती है, लेकिन किंतु कुछ समय बाद ये असमानता कम हो जाती है। ठीक है, तो ये इनके बारे में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कब विचार करना है कि यह फर्स्ट है कि यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषकृत एजेंसी है जो जहाज रानी उद्योग की सुरक्षा एवं पर्यावरणीय निष्पादन संबंधी मानकों का निर्धारण करती है। सेकेंड है, इसने भारतीय नौवहन उपग्रह प्रणाली को विश्वव्यापी रेडियो नौवहन प्रणाली को भाग के रूप में मान्यता प्रदान की है। तो ये सेकेंड गलत है, अभी इसकी मान्यता प्रदान नहीं की है। भारत इसमें प्रयासरत है कि उसको मान्यता प्राप्त हो जाए। जो नाविक है इंडिया का नाविक, जो IRNSS के बारे में जो बात करता है, जो उपग्रह प्रणाली है उसके बारे में, इसको मान्यता प्रदान करवाना है। तो इसमें देखो हमारा फर्स्ट जो है सही हो गया और सेकेंड हमारा गलत हो गया क्योंकि इसे अभी नहीं मिला है। तो हमारा फर्स्ट सही है। और अगर बात करें कि जो ये नौवहन परिवहनों की मतलब नौवहन प्रणालियों की बात, तो अभी तक यहाँ केवल जो है 4 देशों की नौवहन प्रणालियाँ अभी विकसित है। जैसे USA का जो GPS है, इसको जो है मान्यता मिल गई है IMO के अंतर्गत, और रूस का जो है ग्लोनास उसके बारे में बात करता है, और चाइना का जो है बाईड्यू उसके बारे में भाई ये भी मान्यता दे चुका है, और यूरोपियन यूनियन का जो गलीलियो है उसको भी मान्यता मिल चुकी है। अब जो है 5वां कंट्री है इंडिया जो मान्यता प्रदान करवाना चाहता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि भारत स्थिर कीमतों पर सांकेतिक GDP के संदर्भ में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। सेकेंड है, भारत चालू कीमतों पर PPP मतलब क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर पोटेंशियली में GDP के संदर्भ में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। थर्ड है कि विश्व बैंक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के माध्यम से सभी देशों की GDP को सूचीबद्ध करती है। तो ये गलत है, ये वर्ल्ड बैंक का काम नहीं है, ये IMF करता है। ठीक है, आउटलुक रिपोर्ट जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है IMF निकालता है। और ये सेकेंड तो हमारा सही हो गया क्योंकि जो क्रय क्षमता होती है ये GDP के संदर्भ में 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन ये फर्स्ट भी गलत है क्योंकि ये जो स्थिर कीमतों पे नहीं, ये बाजारी की जो चालू कीमतें होती हैं उसके बारे में बात करता है। ठीक है, ये चालू कीमतों पे होता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो हमारा सही हो गया केवल 2, तो ऑप्शन सी सही है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग निम्नलिखित में से किस कथनों पर मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि जो ये कहा गया यूनेस्को के सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के संदर्भ में। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य भारत के लोगों के मध्य यूनेस्को के उद्देश्यों की समझ को बढ़ावा देना है। सेकेंड है, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री इस आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये गलत है, ये पर्यावरण वन मंत्रालय नहीं, इनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके जो MHRD मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। और यूनेस्को का ये फर्स्ट वाला इनिशिएटिव सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। और यूनेस्को की स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गोलकोंडा साम्राज्य का मुख्य पत्तन था और वर्तमान में कलमकारी चित्रकला का केंद्र है। तो फर्स्ट है काकतीय, सेकेंड है मछलीपत्तनम, और सी है नागपत्तनम, डी है कृष्णपत्तनम। तो इसका बी ऑप्शन सही है, जो ये मछलीपत्तनम है यही था गोलकोंडा साम्राज्य का मुख्य पत्तनम। और ये कुतुबशाही शासक जो था उसी के बारे में बात करता है। यहाँ कलमकारी चित्रकला जो है प्रमुख इसका केंद्र था, और ये मुगल काल के समय प्रचलित हुई थी। वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अध्यक्ष दिए गए हुए हैं और यूरोपीय अध्यक्ष दिए गए हैं। उसके बाद आपको INS के अधिवेशन दिए गए हैं कि मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए हैं उसकी अध्यक्षता के बारे में बताया गया है कि किसने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो फर्स्ट है कि जॉर्ज यूले इलाहाबाद, विलियम बेडर बर्न ये कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट बम्बई अधिवेशन, और अल्फ्रेड वेब मद्रास अधिवेशन। तो इनके बारे में बात करता है। तो देखो फर्स्ट तो हमारा सही है, जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद अधिवेशन का जो 1988 का हुआ था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। और अल्फ्रेड वेब जो है ये मद्रास अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी 1914 में। लेकिन ये जो विलियम बेडरबर्न की बात करें तो इन्होंने बम्बई अधिवेशन में की थी 1989 में, और एनी बेसेंट ने की थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन थी। तो हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ सही हो गया, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 निम्नलिखित में से किस संरक्षित क्षेत्रों या क्षेत्रों को परिभाषित करता है। तो उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट है सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। सेकेंड है कि सामुदायिक रिजर्व, और थर्ड है बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसमें सेकेंड ऑप्शन ये सही है केवल हमारा,
जो इसमें आता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व और ये केंद्र, ये जो समुद्री संरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये हमारे जो यूनेस्को का मैप होता है ना, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। और जो ये हमारा 1972 का एक्ट था, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य आते हैं, संरक्षण रिजर्व आते हैं और बाघ आरक्षित क्षेत्र आते हैं। लेकिन ये बायोस्फीयर रिजर्व और संरक्षित समुद्री संरक्षित क्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नागरिकों को प्रदत्त संचरण की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंध आरोपित करने का आधार हो सकता है? तो फर्स्ट है कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करना और सार्वजनिक नैतिकता के हित में, तो ये दोनों सही है हमारे, सार्वजनिक नैतिकता और अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा करना। तो और ये हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध ये इसके अंतर्गत नहीं आता है, 29 का जो है युक्त निर्बंध के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। चलते नेक्स्ट में, नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि विधान मंडल के केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रों एवं सीमाओं में परिवर्तन है, तो राष्ट्रपति विधानमंडल में अपने विचार को व्यक्त करने से संबंधित विधेयक को संदर्भित कर सकता है। सेकेंड है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तित करने की शक्ति केवल संसद में निहित है। थर्ड है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित होने वाला प्रथम पूर्ण राज्य है। तो देखो ये तो हमारा सही है, क्योंकि ये प्रथम पूर्ण राज्य है, ये भी सही है। और नाम का परिवर्तन किया जा सकता है, ये आर्टिकल 3 में किया गया है, ठीक है। लेकिन जो ये फर्स्ट वाला, इसमें जो कहा गया है कि विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश, तो ये नहीं, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश नहीं, यहाँ जो है संघ शासित प्रदेशों के बारे में बात करता है, ना कि केंद्र शासित। तो हमारा 2 और 3 सही हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कार्यक्रम दिए गए हैं, कार्यान्वयन एजेंसी दी गई है। तो फर्स्ट है कि डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सेकेंड है पोषण तत्व आधारित सब्सिडी योजना, तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। और राष्ट्रीय मानसून मिशन, तो ये पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन। तो ये तो गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मानसून मिशन होता है ये पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि मतलब इसके जलवायु एवं परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। और ये जो हमारा, ये तो सेकेंड हमारा सही है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है पोषक आधारित सब्सिडी योजना। और ये भी हमारा गलत है, क्योंकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण, ठीक है। तो हमारा इसमें सही हो गया ऑप्शन केवल 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट है कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक पद्धति का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो फर्स्ट है कि उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया रैयतवाड़ी बंदोबस्त का एक प्रकार है। सेकेंड है बी कि रात्रि के दौरान हिंसक भूमिगत गतिविधियों और ब्रिटिश संपत्तियों की तोड़ फोड़ जैसी प्रवृत्तियों से युक्त भारत छोड़ो आंदोलन का एक चरण था। सी है कि स्वतंत्र भारत में कर्नाटक के एकीकरण के अलूरी वेंकट राव द्वारा तैयार किया गया प्रस्ताव। थर्ड है कि डी ऑप्शन है कि 1920 के दशक के मध्य कर्नाटक क्षेत्र में देखा गया क्रांतिकारी उग्रवाद है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। जो ये रात्रि के दौरान हिंसक और भूमिगत गतिविधियां और ब्रिटिश संपत्तियों की तोड़फोड़ जैसी प्रवृत्तियों से युक्त भारत छोड़ो आंदोलन का एक चरण था, ठीक है। इसमें क्या था, जो ये 1942 का जो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ था उसी के बारे में बात करता है। जो ये सुमित सरकार एक कर्नाटक में गठित की गई थी, वही लोग ये मतलब काम करते थे, ठीक है। तो उसी के बारे में ये बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हो हमारा 74 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में बताया गया CCI के संदर्भ में। तो यह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और भारत में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कार्य करता है। सेकंड है कि 100 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जन वाली फर्मों के अधिग्रहण की स्थिति में CCI का अनुमोदन आवश्यक है, ठीक है। और थर्ड है कि आयोग को किसी विधि के तहत स्थापित सांविधिक प्राधिकरण से प्राप्त संदर्भ पर प्रतिस्पर्धा के मुद्दों में संबंध में राय प्रदान करना आवश्यक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे इसके ये सही हो गए प्रतिस्पर्धा आयोग के बारे में जो कहा गया कि CCI के बारे में। तो हमारा डी ऑप्शन ये सही है इसका। चलते नेक्स्ट में। इसमें कहा गया कि संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है यह बताना है। तो इसने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में संविधान सभा के मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया है। सेकेंड है यह स्रोत या उस स्रोत को प्रकट करता है जिसने संविधान अपना प्राप्त या उस स्रोत को प्रकट करता है जिससे संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। थर्ड है कि इसके अंगीकरण के पश्चात इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो हमारा थर्ड तो सही है, क्योंकि इसका जो 42वां संविधान संशोधन था उसी के बाद
इसका संशोधन किया गया था, ठीक है। उसमें जो है आपको वर्ड जोड़े गए थे, 3 वर्ड जोड़े गए थे, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता वर्ड जोड़े गए थे, और एक ही बार किया गया है। और ये केशवानंद भारती का जो वाद हुआ था 1976, तभी कहा गया था कि ये जो उद्देशिका है संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर का जो फार्मूला दिया गया था, ठीक है। और सेकेंड भी हमारा सही है, क्योंकि ये संविधान का प्राधिकार प्राप्त करता है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट गलत हो गया हमारा, क्योंकि ये मार्गदर्शक के रूप में काम नहीं करता है, क्योंकि उद्देशिका को संविधान सभा ने जो है उद्देशिका को संविधान सभा ने जो है अपनाया था, ना कि ये मार्गदर्शक के रूप में उसके काम करता था, ठीक है। तो वो गलत हो गया हमारा, तो हमारा 2 और 3 सही हो गया इसमें, तो बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए कंप्यूटिंग को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो फर्स्ट है, यह कंप्यूटिंग की वह शाखा है जिसमें पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों की बजाय डीएनए और आणविक हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है। बी है कि पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके विभिन्न जीनोम अनुक्रमों के अंतरों की तुलना और विश्लेषण। सी है कि डीएनए में प्रोटीन विश्लेषण और कूट लेखन को समझने हेतु जीन का अध्ययन। और हमारा डी ऑप्शन है कि यह किसी भी जीवित प्राणी में विद्यमान डीएनए अनुक्रमणों की संख्या की गणना की प्रक्रिया है। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि यही डीएनए कंप्यूटिंग का मतलब अच्छी तरह से परिभाषित यानी वर्णन करता है। वह कंप्यूटिंग की शाखा है जिसमें पारंपरिक सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की बजाय डीएनए जो आणविक हार्डवेयर का उपयोग किया जाता है इसमें, क्योंकि इसमें जो होते हैं जो तुम्हारे एडोनिन और ग्वानिन और थाइमिन, साइटोसिन, उन्हीं के बारे में कूटलेखन मतलब अच्छी तरीके से इसमें उसका प्रयोग किया जाता है डीएनए कंप्यूटिंग में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने प्रसंस्करण पुनर्चक्रण के प्लास्टिक और अपशिष्ट पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध आरोपित करने हेतु नेशनल सोर्ड नीति अधिनियमित की है। तो फर्स्ट है इंडिया, बी है चाइना, सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये जो है इनिशिएटिव नेशनल सोर्ड की नीति की जो इनिशिएटिव लिया है ये चाइना ने लिया है, ठीक है। चलते नेक्स्ट में दिए गए कथनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भारत द्वारा प्रथम परमाणु परीक्षण, सेकेंड है प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रथम राष्ट्रीयकरण, और सेकेंड है कि केशवानंद भारतीवाद, फोर्थ है कि लोकसभा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष करना। तो देखो इसमें ये वाला जो हुआ था, जो 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाकर की गई थी, तो ये तो की गई थी 1989 में, ठीक है। और ये जो बात करता है कि केशवानंद भारती, तो ये तो 1973 में आया था, ये तो सभी लोग जानते हैं। राष्ट्रीयकरण प्रथम हुआ था 1969 में, 1969 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ये जो परीक्षण हुआ था तो ये 1974 में हुआ था। तो इसमें कालानुक्रम में लगाना है, तो हमारा इसमें सही हो गया 2 3 1 4, 2 3 1 4, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना से संबद्ध हैं। तो फर्स्ट है प्रांतों को अवशिष्ट शक्तियाँ, सेकेंड है प्रांतों को त्रिस्तरीय वर्गीकरण, थर्ड है कि संविधान सभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन। तो इसका जो ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा, तो इसमें देखो ये तीनों हमारे सही सुमेलित हैं, ठीक है, सही है ये। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रोविज़न किए गए थे, क्योंकि ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसने जो है जो पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था इसने, ठीक है। इसीलिए ये अपशिष्ट शक्तियाँ और इनके बारे में बात करता था, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अवसंरचना परियोजना पहल के लिए राज्यों को विकास सहायता सेवाएं मतलब DSSS के संदर्भ में निम्नलिखित पर सही कथन बताना है। तो फर्स्ट है कि DSSS पहल को विश्व बैंक की सहायता से वित्त मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। सेकेंड है कि प्रमुख उद्देश्यों में PPP की सफलता, वृत्तांत का सृजन एवं अवसंरचना परियोजना प्रदाय मॉडल को पुनर्प्रारंभ सम्मिलित है। थर्ड है कि यह केवल राज्य सरकारों न कि संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पहल है। तो ये गलत है, क्योंकि ये केवल राज्य सरकारों के नहीं, संघ शासित प्रदेशों के लिए ये बात की गई है इसमें, ठीक है। उन्हीं के बारे में, प्रबंधन के बारे में बात करता है। ये सेकेंड तो हमारा सही है, लेकिन फर्स्ट ये वित्त मंत्रालय के लिए नहीं, ये नीति आयोग के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। तो हमारा इसमें सही हो गया 1 और 3, तो सी ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टॉकहोम कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करने। तो ये खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही को नियंत्रित करने या उसके निपटान से संबंधित है। सेकेंड है कि यह
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की एक पहल है। भारत थर्ड है कि भारत ने 2017 में इस कन्वेंशन की पुष्टि की है, तो ये गलत है। 2017 में नहीं, 2006 में इसकी पुष्टि कर चुका है भारत, ठीक है। और ये तो इसकी पहल है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की पहल है, लेकिन ये सीमा पार अपशिष्टों की बात नहीं करता है। ये हमारा बात करता है जो कार्बनिक प्रदूषक होते हैं, पीओपी, उसके बारे में बात करता है। ये रासायनिक जो होते हैं रासायनिक प्रदूषक, उसके बारे में जो मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण की पर प्रभाव डालते हैं, उनकी रक्षा के लिए बात करता है, ठीक है। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो गया, केवल 2। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का सदस्य देश है। तो फर्स्ट है कि पाकिस्तान, सोमालिया, ईरान, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसमें देखो म्यांमार इसका सदस्य नहीं है और पाकिस्तान नहीं है, इसमें सोमालिया, ईरान और थाईलैंड है। तो 2, 3, 5 सी ऑप्शन सही हो गया। और ये रिम एसोसिएशन में जो हैं, जो ये हिंद महासागर के सटे हुए देश हैं इतने, ये सारे इसके सदस्य हैं अलावा पाकिस्तान और म्यांमार के, ठीक है। और इसमें इंडिया भी इसका सदस्य है। और इसकी स्थापना की बात करें कि कब हुई थी इसकी रिम एसोसिएशन की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो हमारी देखने को मिली थी, इसमें 21 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। 21 कंट्री इसमें शामिल हैं। तो ये हिंद महासागर के सटे हुए सारे देश हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। महिला संगठन और उससे संबंधित, तो भारत स्त्री महिला मंडल की बात करते हैं तो सरला देवी, और लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस रमाबाई, वुमेन इंडियन कांग्रेस एनी बेसेंट। तो ये तीनों हमारे सुमेलित हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी सही है, इन्होंने इनकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है कीन्सवादी अर्थशास्त्र के संबंध में निम्नलिखितों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ये इसे आपूर्ति पक्ष सिद्धांत माना जाता है या आर्थिक संकटों के समाधान है तो उच्च ब्याज दर पर ध्यान केंद्रित करता है, ठीक है। ये सेकंड है, इसे मांग पक्ष सिद्धांत माना जाता है, यह आर्थिक संकटों के समाधान में उच्च ब्याज दरों पर ध्यान केंद्रित करता है। सी है कि आपूर्ति पक्ष सिद्धांत माना जाता है और यह आर्थिक संकटों के समाधान के रूप में कम ब्याज पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मांग पक्ष सिद्धांत माना जाता है, यह आर्थिक संकटों के समाधान के रूप में कम ब्याज दर पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये डी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये आर्थिक मंदी से निपटने के लिए यह कार्य किया जाता है, डिमांड क्रिएट करने के लिए, ठीक है। ये मांग प्रबंधन पर आधारित होता है, ठीक है, मांग पक्ष पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सक्रिय चारकोल के उपयोग हैं। तो फर्स्ट है कि दवाओं की ओवरडोज उपचार करने के लिए, जल निस्यंदन, चीज निर्माण, वायु का शुद्धिकरण। तो ये चारों जो हैं इसके प्रयोग इसमें किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसमें सही हो गया। ये और ये चारकोल होता क्या है, ये महीन काला चूर्ण होता है जो बोनचार और नारियल की खौल, पीट और पेट्रोलियम, कोक, कोयला, जैतून की गुठली और लकड़ी के बुरादे से बना होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल आउटलुक वह वार्षिक प्रकाशन है जो संपूर्ण विश्व में इलेक्ट्रिक गतिशीलता में हालिया विकास क्रमों की पहचान और उन पर चर्चा करता है या प्रकाशित किया जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सेकेंड है सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। और सी है वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल एसोसिएशन, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्ट। तो इसका ए ऑप्शन सही है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा ये ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक जारी किया जाता है। और इसने अभी अभी बताया है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये 2030 तक, तो मतलब जो इलेक्ट्रिक कार व्हीकल है, जो इलेक्ट्रिक कार व्हीकल, उसमें चाइना 2030 तक जो क्या करेगा, ये फर्स्ट पोजीशन पर इसकी मतलब बाजार है इसका, नहीं सॉरी, इसका एक अभियान चलाया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल अभियान 30@30, ठीक है, 30@30, ठीक है, ये चलाया गया है। तो इसका है क्या, इसमें किया क्या गया है कि इसका ये है मतलब कि जो हमारा टारगेट, इसका लक्ष्य रखा गया है 30 तक कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसको 2030 तक प्रति वर्ष 43 मिलियन उसकी बिक्री करना है और इसका स्टॉक 250 मिलियन करना है। वर्तमान में अगर बाजार देखें कि इलेक्ट्रिक कार का, तो चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है इस समय, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि यदि आप लद्दाख हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपके द्वारा वहां रहने वाले निम्नलिखित में से किन स्तनपाइयों को देखने की संभावना मिलेगी। तो फर्स्ट है हिम तेंदुआ, पल्लाल बिल्ली और लोमड़ी, ये तीनों देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। और ये जो हिम तेंदुआ है ये जो IUCN की रेड लिस्ट है उसमें वल्नरेबल कैटेगरी में है। पल्लाल बिल्ली की बात करें तो ये जो है जो पल्लाल बिल्ली जो है हमारी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी नियर थ्रेटन है। और लाल लोमड़ी की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। इलाहाबाद स्तंभ निम्नलिखित में से किन किन शासकों के द्वारा में अभिलेख उत्कीर्ण से संबंधित है। तो अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। तो ये तीनों के बारे में बात करता है, ठीक है, तीनों के बारे में इसके अभिलेख उत्कीर्ण है इलाहाबाद प्रशस्ति स्तंभ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेप्टोस्पाइरोसिस रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि लेप्टोस्पाइरोसिस जो होता है यह
पशुओं से मनुष्यों में संचरित होने वाला जीवाणु संक्रामक रोग है या अत्यधिक वर्षा व बाढ़ वाले क्षेत्रों में रोग प्रभावित क्षेत्र है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो गया इसमें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कि सैयद अहमद खान द्वारा आरंभ किया गया अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, इस आंदोलन के नेता ने कांग्रेस के गठन का समर्थन किया था और इसका उद्देश्य मुस्लिमों के मध्य आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था। थर्ड है कि सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन के एक भाग के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये गलत है, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना नहीं की थी। इन्होंने जो स्थापना की थी मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में 1975 में, ठीक है। और इसको बाद में आगे चलकर मुस्लिम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। और जो ये कहा गया है कि सेकेंड, तो ये सही है कि ये धार्मिक सुधार आंदोलन था जो मुस्लिमों के मध्य आधुनिक शिक्षा के प्रसार में बात करता था। लेकिन ये फर्स्ट गलत है क्योंकि ये नेशनल जो कांग्रेस थी उसका समर्थन नहीं, ये विरोध करता था, ठीक है। तो हमारा केवल 2 ऑप्शन सही हो गया, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 91 क्वेश्चन नंबर पे। तो इसमें कहा गया कि सारंडा वन या 700 पहाड़ियों की भूमि झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंह जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में सघन वन क्षेत्र निम्नलिखित में से किन वृक्ष प्रजातियों की एशिया का सबसे बड़ा आरक्षित भंडार है। तो साल, नीम, रोजरवुड, महोगनी। तो ए ऑप्शन सही है, ये साल के बारे में बात करता है और इसको जो है एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे बोलते हैं सौरिया रोबस्टा के नाम से भी साल को जानते हैं। और ये एशिया का सबसे बड़ा आरक्षित भंडार क्षेत्र झारखंड की सिंहभूमि जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 92 नंबर, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युद्धों के बारे में कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध, समूरगढ़ और चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, तो इनके बारे में बात करता है। तो हल्दी घाटी युद्ध की बात करें तो ये 1576 में हुआ था, ठीक है। और अगर हम समूरगढ़ की बात करें तो ये हमारा 1658 में देखने को मिला था, ठीक है। और अगर चौसा की बात करें तो ये 1539 में हुआ था और खानवा की बात करें तो 1527 में हुआ था, ठीक है। तो 1527 पहले हुआ, फिर 1539, 1575। तो 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 हमारा ऑप्शन सी सही हो गया, 4 3 1 2, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी पास शब्दावली का सही वर्णन करता है। तो फर्स्ट है, सुदृढ़ आर्थिक समृद्धि के बावजूद रोजगार वृद्धि में गिरावट। बी है, वह स्थिति जिसमें रोजगार लोग श्रम बल में सम्मिलित होने के प्रति अनिच्छुक। और वह स्थिति जिनमें अधिकांश श्रमिक अल्प भुगतान वाले असंगठित क्षेत्रों में नियोजित होते हैं। डी ऑप्शन है, वह स्थिति जिनमें रोजगार सृजन की संख्या रोजगार बाजार में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या से कम होती है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन बी सही है क्योंकि वह स्थिति जिसमें बेरोजगार लोग श्रम बल में सम्मिलित होने के प्रति अनिच्छुक हो जाते हैं क्योंकि जो बेरोजगारी भत्ता वगैरह जो वो मिलने लगते हैं ना, इसीलिए ये ऐसी क्रिया जो रोजगारी पास जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में गणित की परंपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, गुप्त काल के दौरान ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य प्रमुख गणितज्ञ थे। सेकेंड है, दशमलव प्रणाली का प्रथम उपयोग भारतवासियों द्वारा किया गया था और गणितीय संख्याओं का प्रारंभिक संदर्भ वैदिक ग्रंथों में खोजा जा सकता है। तो ये दोनों सही हैं हमारे, सेकेंड और थर्ड। लेकिन फर्स्ट गलत है क्योंकि ये ब्रह्मगुप्त थे, ये तो 6वीं शताब्दी के लास्ट में आए थे और भास्कराचार्य तो 12वीं शताब्दी के समथिंग आए थे। लेकिन ये गुप्त काल तो हमारा समाप्त हो गया था, 6ठी शताब्दी के मध्य तक आते आते ये समाप्त हो गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा कि खगोल विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। तो खगोलीय अवधारणा दी है और विवरण दिया है। तो पल्सर के बारे में बताया गया है कि तारों द्वारा उत्सर्जित गामा किरणें हैं। इवेंट होराइजन है, ये किसी ब्लैक होल के चतुर्दिश क्षेत्र को निर्धारित करने वाली सीमा है। कूपर बेल्ट या मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पेटी है। तो देखो ये गलत है क्योंकि कूपर बेल्ट है जो ये 8 ग्रह आपको पाए जाते हैं पृथ्वी पर, ठीक है। जो 8 ग्रह पाए जाते हैं सौरमंडल से, उससे इतर ये मौजूद एक क्षेत्र है, उसी को कूपर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। इवेंट होराइजन के बारे में बात करें तो ये किसी ब्लैक होल के चतुर्दिश क्षेत्र को निर्धारित करने वाली एक सीमा है, ये तो सही है हमारा। लेकिन पल्सर जो है ये तारों का उत्सर्जित गामा किरण नहीं होती, ये उच्च चुंबकीय किरणों के द्वारा, मतलब उच्च चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन युक्त न्यूट्रॉन तारा होता है ये, मतलब न्यूट्रॉन तारा होता है ये, ठीक है, जो उच्च चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड सही हो गया, केवल ए ऑप्शन। चलते नेक्स्ट में कहा गया कि आयु संबंधी अर्हता के बावजूद निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारी उसी पद पर पुनर्नियुक्ति के लिए निर्भर हैं। तो फर्स्ट है कि निर्वाचन आयोग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक, मुख्य सूचना आयुक्त और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। तो देखो ये निर्वाचन आयुक्त है, ये तो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। लेकिन जो है महालेखा परीक्षक
मुख्य सूचना आयुक्त और सतर्कता आयुक्त, ये तीनों पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकते। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया, 2, 3, 4। ठीक है। नेक्स्ट है गुप्त काल के संदर्भ में सार्तवाद शब्द संदर्भित करता है। तो फर्स्ट है राजा के लिए अनुष्ठानों को संपन्न करने वाले नामोद्दिष्ट पुजारी। सेकंड है कारवा व्यापारियों के सरदार। सी है शासन करने वाले राजा द्वारा नियुक्त प्रांतीय गवर्नर। और डी है सम्राट के सैन्य सलाहकार। तो इसका देखो बी ऑप्शन सही है, जो कारवा व्यापारियों के सरदार होते हैं उन्हीं को कहा जाता है सार्थवा। नेक्स्ट है कि ये पौधे दिन के दौरान अपने रंध्रों को बंद करने वाले और रात्रि में खोलने वाले पौधों के एक वर्ग में हैं। और ये पौधे अपनी पत्तियां परासरणी विभव बनाए रखने के लिए कोशिकाओं को में प्रोलिन अमीनो अम्ल को संचरित करते हैं। नागफनी अनानास इसी श्रेणी में आते हैं। तो इस परिच्छेद में किसके बारे में बताया गया है? तो फर्स्ट है कि मरूदभिद, मृतजीवी और अधिपादप समोद्भिद। तो इसका जो ए ऑप्शन सही है, जो मरूदभिद है इसके बारे में ये बताया गया है। ठीक है, जो ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में आपको देखने को मिलते हैं बहुत ही फ्रिक्वेंटली, क्योंकि नागफनी तो वहीं कांटेदार, वो अपनी पत्तियां कांटेदार में परिवर्तित कर लेती है, जिससे जो है उनका जो वाटर ज़्यादा लॉसेस ना हो, और इनके ऊपर मोम की हल्की परत भी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कि विशेषताएं दी गई हैं, अपवाह तंत्र दिए गए, प्रतिरूप दिए गए, उनके बारे में मिलान करना है। तो वृक्षों की शाखाओं के सदृश अपवाह प्रतिरूप, तो वृक्षाकार अपवाह। और सभी दिशाओं में प्रवाहित तो होकर किसी झील में विसर्जित होना आर्य। और वह नदी किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं, तो ये जालीनुमा। तो ये गलत है, क्योंकि जो जालीनुमा प्रवाह तंत्र की बात करें तो ये क्या करता है, जो मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती हैं और उसकी सहायक नदियाँ क्या करती हैं कि उसमें आकर समकोण पे काटती हैं, तो उसे जालीनुमा प्रवाह कहते हैं। ठीक है, ऐसे आकर समकोण पर काटती हैं। ठीक है, तो उसे तो बोलते हैं। तो ये तो होगा जालीनुमा, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन जो आर्य प्रवाह की बात करें तो आर्य प्रवाह जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित हो जाती हैं तो उसे आर्य प्रवाह कहते हैं, जैसे अमरकंटक में पाया जाता है। ठीक है। और जो ये वृक्षाकार प्रवाह की बात करते हैं तो ये तो हमारा सही हो गया। ठीक है, तो ये दोनों हमारे गलत हो गए, ये सही हो गया, तो ए ऑप्शन सही है इसका। चलते नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहे स्वीप एक्शन पद का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? तो यह नीतिगत दरों के तीव्र प्रसार हो तो आरबीआई द्वारा एक प्रकार की तरलता समायोजन सुविधा है। सेकेंड है कि यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रहे बड़े कारपोरेट संस्थानों की वित्तीय संरचना को पुनर्संरचित करने हेतु तो आरबीआई की एक योजना है। सी ऑप्शन है कि यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के संबंध में सरकार की एक विनिवेश योजना है। डी है यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलन पत्र में सुधार करने हेतु तो आरबीआई की एक संकल्प योजना है। तो इसका भी फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि यह नीतिगत दरों के तीव्र प्रसार है तो आरबीआई द्वारा एक प्रकार की तरलता समायोजन सुविधा है। ठीक है, स्वीप एक्शन। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो हमने यहाँ जो पूरे कर लिए 100 क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कल आपको 50 क्वेश्चन को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, कि दोस्तों अगर आप लोग शेयर करते हैं ना, तो जब ज़्यादा लोग देखते हैं आप लोग, तो हमको अच्छा लगता है कि चलो हमें चीज़ें पसंद आप लोगों को आ रही हैं तो मैं बनाऊँ। वरना फिर मन करता है कि अच्छा चलो आज रहने देते हैं, कल बनाएंगे, पता नहीं आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर कमेंट कीजिए, अगर कोई दिक्कत है, कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर डिस्कशन में कोई दिक्कत आ रही है तो ये बताइए, मैं कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उनका बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं आप लोगों से, आप हम लोगों से नहीं, आप लोगों से मैं हूँ। ठीक है, तो आप जो भी कहेंगे मैं उसको फॉलो करूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग, मैं उसको सुधारात्मक चीज़ से लूँगा, क्योंकि जो स्टूडेंट और जो टीचर का काम होता है ये यही होता है कि अपना जो है, टीचर वही अच्छा होता है जो हमेशा सीखता रहे, और स्टूडेंट वही अच्छा होता है जो हमेशा जो है पढ़ता और सीखता दोनों काम करता रहे, और किसी चीज़ पे अगर उसे एनालिसिस मांगा जाए तो वो भी देता रहे। तो यही मतलब एक एजुकेटर की वो पहचान होती है। तो आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर अब आपके दोस्त कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि जो है डेडिकेशन हो जाए, थोड़ा डेडिकेट होकर उसकी पढ़ाई करो। और इस समय अब तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए, क्योंकि कल देखा हमने, बहुत कम लोगों ने वीडियो देखा हमारा, तो उसमें देख रहे थे हम, तो हमने कहा यार बताओ इतने कम लोग देख रहे हैं आप लोग। पहले तो किसी किसी दिन तो बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, तो मतलब देखा कीजिए यार, तो अच्छा लगता है मुझे भी, क्योंकि मैं भी आप ही लोगों की तरह हूँ यार। बहुत ज़्यादा कुछ लोगों की तो उम्र हमसे ज़्यादा भी होगी, किसी की कम भी होगी, तो सब लोग हम लोग एक फैमिली की टाइप काम कर ही रहे हैं। तो उसमें क्या कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए। और देखो, पढ़ाई के साथ साथ टेस्ट सीरीज लगाना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ देखो इसकी 35 तो टेस्ट सीरीज भी वो वाली लॉन्च हुई थी, अभी 36 भी आ गई है, तो वो भी मैं लॉन्च इसमें बना दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइए, इनसाइड की टेस्ट सीरीज उसको भी मैं